नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। नेशन टू नेशन, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधा जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से। वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नेशन टू नेशन में हम बात करेंगे उस तूफान की जो थमा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका में सीज फायर हो चुका है, लेकिन शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है, जिस पर ट्रंप ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ट्रंप समझौते की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर शांति की उम्मीद हर दिन कमजोर होती जा रही है। इसके बाद बात करेंगे ट्रंप को लगे उस बड़े झटके की भी। ईरान युद्ध भले ही अमेरिका की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन उसकी आंच अब अमेरिका में भी महसूस की जा रही है। कैसे ईरान युद्ध ने 17,000 अमेरिकियों को मुश्किलों में डाला, और क्या ये ट्रंप के लिए सबसे बुरी खबर है, इस पर भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और साथ ही बात चीन की भी होगी, जिस पर इस बार डबल अटैक हुआ है। कर्ज पर सांसें गिन रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था क्या इससे उबर पाएगी? कैसे पाकिस्तान को आतंक से यारी भारी पड़ रही है, और क्या अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान भले ही जंग के मैदान में आमने सामने ना हो, लेकिन शांति वार्ता की मेज पर कूटनीति का दांव पूरी ताकत से खेला जा रहा है। कल ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, जिसके बाद ईरान 14 सूत्रीय नए प्रस्ताव के साथ सामने आया। अगर अमेरिका की माने तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस प्रस्ताव में शर्तें साफ हैं कि अमेरिकी सेना हटेगी, हॉर्मुज खुलेगा, पाबंदियां हटेंगी और मात्र 30 दिन में सारे मुद्दे सुलझेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका ने 2 महीने की सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से ईरान में युद्ध का तूफान आने वाला है? क्योंकि ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इस बीच ये युद्ध किस ओर आगे बढ़ रहा है, अब ये समझने वाली बात होगी। हम आपको बताते हैं कि ईरान के इस प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ है। ईरान के इस प्रस्ताव में अमेरिकी सेना की वापसी की मांग की गई है। ईरान ने मांग की है कि अमेरिकी सेना उसके सीमावर्ती क्षेत्रों और पूरे क्षेत्र यानी कि पूरे रीजन से पूरी तरह से बाहर निकले। सुरक्षा की गारंटी की मांग भी यहां पर ईरान ने अमेरिका से की है। भविष्य में ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले या आक्रामकता को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी की मांग यहां पर ईरान ने की है, और इसके साथ ही युद्ध की पूर्ण समाप्ति की मांग भी ईरान कर रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि बातचीत केवल अस्थायी युद्ध विराम पर नहीं, बल्कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर हो, एंडिंग द वॉर पर केंद्रित हो। इसके साथ ही नाकेबंदी हटाना ये ईरान की सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मांग यहां पर ईरान कर रहा है, और संपत्ति की रिहाई की बात भी ईरान कह रहा है। मतलब विदेशों में फ्रीज की गई सभी ईरानी संपत्ति और फंड्स को तत्काल रिलीज किया जाए। प्रतिबंधों की समाप्ति की मांग भी यहां पर ईरान कर रहा है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटाया जाए। इसके साथ ही मुआवजा भी मांग रहा है ईरान। प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के कारण ईरान को हुए आर्थिक नुकसान के लिए उसने मुआवजे की कंपनसेशन की मांग की है। हॉर्मुज जलडबरू मध्य पर तेल परिवहन के इस महत्वपूर्ण मार्ग के लिए एक नया गवर्निंग मैकेनिज्म या प्रबंधन ढांचा तैयार करना, ये बात कही है। और बहु मोर्चों पर शांति, ईरान ने लेबनान सहित अन्य सभी क्षेत्रीय मोर्चों पर चल रहे संघर्ष और शत्रुता को समाप्त करने की मांग रखी है। इसके साथ ही समय सीमा भी तय कर दी है। अमेरिका ने जहां 60 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, वहीं ईरान ने सभी प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा पर जोर दिया है। तो ये तमाम सारे ईरान के प्रस्ताव।
और ईरान लगातार प्रस्ताव भेज रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कहा है कि हम अभी ईरान के प्रस्ताव को देख रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो फिर हम एक्शन जरूर लेंगे। Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini, tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट बन चुका है। अमेरिका इसे बिना किसी शर्त के खोलना चाहता है, तो ईरान अब इस पर अपना अधिकार जता रहा है। इस बीच अमेरिका ने कंपनीज को चेतावनी दी है कि अगर वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं, तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल रहा है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने चेतावनी जारी की है। साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब समझना होगा कि ईरान का प्रस्ताव क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंजूर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि नाकेबंदी काफी सफल रही है और इसे हम अभी नहीं हटाएंगे। It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. और इस बीच यूएस सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान के करीब तैनात असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली का दौरा किया। इस दौरान वो सैनिकों से मिले और उनका हौसला भी बढ़ाया। सेंटकॉम ईरान पर हमले की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि क्या ईरान में फिर से तूफान आने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है वो सीज फायर के बाद फिर से और ज्यादा बढ़ने वाला है? इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव ने कहा कि जिस शासन ने और इजराइल का नाश होने के नारे लगाए थे, उसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से मौत ही तोहफे में मिली। ईरान में हम पीछे नहीं हटेंगे। Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. This was never meant to be a fair fight, and it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका को यह तय करना होगा कि वो कूटनीति के रास्ते आगे बढ़े या खुले संघर्ष की ओर लौटे। तेहरान दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार है। अब अमेरिका को कूटनीतिक मार्ग या टकराव पूर्ण रवैया अपनाने में से किसी एक को चुनना होगा। ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों ही विकल्पों के लिए तैयार है। तो हॉर्मुज पर अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है। इस बीच ईरान का यह कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वो अपने हिसाब से चलाएगा और अपने हिसाब से ही उस पर काम करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के विशेष प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम पर हमला हुआ तो फिर हम जवाब भी देंगे और लड़ेंगे भी। Want this war, but Iran was forced by the war.
and several times Iran tried to be avoided from this war. और आपको बता दें कि सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति तो है, लेकिन ऐसा लेबनान में नहीं हो रहा है। लेबनान में सीज फायर के बावजूद धमाकों की आवाज गूंज रही है और इजराइल हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के करीब 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो इस इलाके को बफर जोन के रूप में बनाए रखना चाहता है। जब तक हिजबुल्लाह को कमजोर नहीं कर दिया जाता, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया कि इजराइल वही रणनीति अपना रहा है जो उसने पहले गाजा में अपनाई थी, यानी पूरे के पूरे इलाके को तबाह करना और बफर जोन बना देना। हालात इतने खराब हैं कि दक्षिणी लेबनान से करीब 6 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह से उत्तरी इजराइल को खतरा खत्म नहीं होता, तब तक हमले जारी रहेंगे। तो लेबनान पर इजरायली हमला हुआ है और आपको बता दें कि इजरायली ने यह पूरा हवाई हमला किया है। सीज फायर के बाद भी ये हमला लगातार यहां पर होता हुआ नजर आया और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर यहां पर तबाह कर दिए गए। आपको बता दें कि धुआं धुआं हो रहा है लेबनान में इजरायली हवाई हमला सीज फायर के बाद भी लगातार जारी है और सीज फायर के बाद एक तरीके से 24 घंटे में 50 एयर स्ट्राइक यहां पर की गई है और दक्षिणी लेबनान में यह हिजबुल्लाह का हमला है जो कि लगातार जारी है। ऐसे में ये युद्ध किस और आगे बढ़ेगा। हालांकि एक तरीके से ईरान ने अमेरिका को जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव में ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि सारे प्रतिबंध हटाए जाएं और जितनी भी हमारे खिलाफ जो स्थितियां बनाई जा रही हैं उन्हें पूरा हटाया जाए। तो सिर्फ 24 घंटे में 50 एयर स्ट्राइक यहां पर की गई है। लेबनान में इजरायली हवाई हमला यहां पर लगातार जारी है और ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि इजरायल को ये सारे हमले रोकने होंगे। सीज फायर के बाद भी अगर ये हमला होता है तो फिर ये पूरी तरीके से गलत है और इसी बात का विरोध यहां पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के युद्ध की आंच पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, लेकिन अब इसकी तपिश सीधा अमेरिका को महसूस होने वाली है। अमेरिका की स्पिरिट एयरलाइंस ईरान युद्ध के भेंट चढ़ गई है। किफायती किरायों के लिए मशहूर स्पिरिट एयरलाइंस ने शनिवार को घोषणा की कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वित्तीय कठिनाइयों और ईंधन की आसमान छूती कीमतों के कारण वो तत्काल प्रभाव से अपना परिचालन बंद कर रही हैं। एयरलाइंस के अचानक बंद होने से अमेरिका के विमानन उद्योग को गहरा झटका लगा है। ये एयरलाइन लंबे समय से यात्रियों को कम लागत वाली हवाई यात्राएं उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती थी। ईरान युद्ध से पहले ही एयरलाइन गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही थी। युद्ध शुरू होने के बाद जेट ईंधन की कीमतों में दोगुनी वृद्धि के कारण एयरलाइंस को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके कारण 17,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जो ट्रंप के लिए सिरदर्द को बढ़ाने वाला है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की रणनीति यहां पर अपनाते हुए नजर आएंगे, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। ईरान पर हमले के बाद इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। अब इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि जनवरी में यह अनुमान 3.3% का था। जंग रुकी जरूर है पर खत्म नहीं हुई है। इस जंग में अब तक ईरान के 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1,700 से ज्यादा आम नागरिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिविया गोरिनशास ने चेतावनी दी है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है और तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ रेट गिरकर करीब 2% तक आ सकती है, जिसे आमतौर पर ग्लोबल मंदी माना जाता है। अमेरिका की ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को 2 महीने हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे छोटी और निर्णायक लड़ाई बताया था, लेकिन अब हालात उलट दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में लगातार यहां पर चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए इस युद्ध का रुकना पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल नेशन टू नेशन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर तेल की मार तो पहले से ही थी, लेकिन अब पानी ने भी पाकिस्तान के नेताओं की नींद उड़ा दी है। तेल और पानी यानी इस डबल अटैक से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है और जनता को सबसे बड़ी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ईरान में युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन पानी के लिए पाकिस्तान की आतंक से यारी जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और पाकिस्तान अपने हिस्से की मिल रहे पानी को रोकने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, जिसका असर अब यहां पर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी की कमी दिखने लगी है और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। सबसे पहले बात तेल की करते हैं। पाकिस्तान के पास 24.3 करोड़ बैरल का भंडार, हर दिन 4.5 से 5 लाख बैरल तेल की खपत पाकिस्तान में होती है और हर दिन 63 से 66 हजार बैरल तेल का उत्पादन वहां पर उसकी आवश्यकता लगती है। जरूरत का सिर्फ 15% तेल का उत्पादन पाकिस्तान कर पाता है और जरूरत का 80 से 85% तेल वो बाहर से आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। तो पूरे तरीके से पाकिस्तान तेल के लिए, क्योंकि 80 से 85% जब आप दूसरे देश पर निर्भर हो अपने यहाँ की तेल की आपूर्ति के लिए, तो एक तरीके से आप पूरी तरीके से दूसरों पर ही निर्भर है। जानकारों का मानना है कि ईरान की घेरेबंदी ने हालात को और गंभीर कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है, ये पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई स्थिति है कि पाकिस्तान आज के समय में तेल के लिए भी परेशान है, क्योंकि एक तरीके से ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच जो तनाव है, तो तेल संकट तो वैश्विक है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। Well, the bigger news I think has been a build-up over the last couple of days, which has kind of led us to this fresh peak, this highest oil price since the war began. And the two key factors here are, first of all, it does seem as though the US wants to extend its naval blockade of Iran, something that has been successful so far in really preventing Iranian oil from exiting, which, long story short, does ultimately shut in some Iranian oil. So that's the first part. And the second part of it is, in order to potentially escape this bind, there is potentially growing evidence or rumors around the fact that Iran may also strike first to change the status quo. तो पाकिस्तान में तेल की कमी का असर अब साफ दिखने लगा है और इसकी वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ है। मध्य पूर्व संकट ने दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले से ही महंगाई और महामारी के बाद आई मंदी से जूझ रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान अपना लगभग सारा तेल हॉर्मोज जल डमरू मध्य से ही आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें लगातार वहां पर बढ़ रही हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स अब लोगों की मजबूरी बन चुकी हैं। आप जिस तरह पाकिस्तान में सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां, जो इनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और जो गाड़ियां इनकी पुरानी, वो कन्वर्जन के लिए बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमें कन्वर्ट करके दें। जैसा पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था लोगों का, नॉर्मली वो लोग इसमें कन्वर्जन कर रहे थे जिनके पास एक एसिड था, मतलब वो लगा लेते थे। र्यूमर और इस तरह की भी अनसर्टेनिटी होती जा रही है और नज़र भी आ रही है कि जैसे बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस बंद हो रहे हैं और उनको ऐसा खदशा भी है कि मे बी इन नियर फ्यूचर उनको पेट्रोल ना मिले। और जैसे कि ऑलरेडी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि बहुत कम है, इस वजह से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को मज़ीद परचेज़ कर रहे हैं। और अब वो ये समझते हैं कि हर घर में, जहाँ पे भी जिस घर में भी पेट्रोल बाइक्स हैं, हर घर में 2-3 बाइक्स हैं, तो उनके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी होना मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रूरत बन गया। जो फ्यूल महंगा हो रहा है ना, उसमें ये इजी है, क्योंकि मैं अगर इसको घर पे चार्जिंग पे लगाती हूँ ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे हम इसको चार्ज करते हैं, बिल वही आता है, तो हमें एक्स्ट्रा बिल नहीं देना।
और अगर हम फ्यूल डलवाते हैं या कोई ऐसी बाइक है तो हमें तो पैसे देने हैं ना जेब से, और फ्यूल वैसे महंगा हो रहा है, तो ये सेविंग ही सेविंग है। तो पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आर्थिक त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस समय दोहरे मोर्चे पर पानी की जंग लड़ रहा है। एक तरफ प्रकृति की बेरुखी है तो दूसरी तरफ भारत के साथ बढ़ता कूटनीतिक तनाव। और एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले सिंधु बेसिन में बर्फ का स्तर सामान्य से 18.1% नीचे गिर गया है। हिमालय और हिंदू कुश क्षेत्र में इस साल बर्फबारी औसत से 27.8% कम रही है। पाकिस्तान अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए आधे से अधिक पानी को इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से प्राप्त करता है, जो अब खतरे में है। पाकिस्तान के जल संकट को और मुश्किल कर रहा है आतंक से उसकी यारी, जिसके बाद भारत ने अपनी नीति बदल दी। भारत ने शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण पूरा कर रावी नदी के उस अतिरिक्त पानी को पूरी तरह से रोक दिया है, जो अब तक बहकर पाकिस्तान जाता था। क्यों है परेशान पाकिस्तान, ये भी आपको बताते हैं, और इन सब की वजह से किस तरह से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि 135 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पाकिस्तान को होती है। प्रति व्यक्ति 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी वहां पर उपलब्ध है। गंभीर पानी संकट में यहां पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। खरीफ सीजन में 15% जो है उसमें पानी की कमी का अनुमान वहां पर पाकिस्तान के लिए। ऐसे में पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती का क्या कुछ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिंचाई सिस्टम वहां पर पुराना है, 60% तक पानी बर्बाद हो रहा है और सिर्फ 30 से 40 दिन का पानी का स्टॉक पाकिस्तान के पास बचा है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पानी की कमी का असर पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पीने के पानी का गंभीर संकट बन गया है। कराची के कई इलाकों में पानी की कमी है और लोग कई ज्यादा परेशान हैं। 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन की सप्लाई पाकिस्तान में होती है और कराची की जरूरत हर दिन 650 MGD है। बिजली की कमी से संकट और ज्यादा गहरा गया है। मतलब एक तो करेला और ऊपर से नींद चढ़ा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत और भी कई योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने तो यह स्पष्ट कह दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो आपको बता दें कि ऐसी कौन सी भारत की डैम परियोजना है जिसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान का एक तरीके से गला पकड़ रखा है और उसकी प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। स्वालकोट परियोजना, पाकलजुल परियोजना, रतले कीरू क्वार परियोजना, दुलहस्ती स्टेज 2, किशनगंगा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, निम्मो, बाजको, चुटक, ये तमाम सारी भारत की परियोजनाएं हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। और आइए नेशन टू नेशन में अब बढ़ते हैं आगे। और अब खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां लोगों का आक्रोश सड़कों पर आ गया है। एलिस स्प्रिंग्स में एक 5 साल की आदिवासी बच्चे की कथित हत्या के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी चीजें फेंकी और आगजनी की, जिसमें पुलिस की 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बच्ची शनिवार देर रात पुलिस स्प्रिंग्स के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब खबर चीन से, जहां माउंट ताई पर भारी संख्या में लोग जमा हुए हैं। पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के पास स्थित माउंट ताई चीन के 5 पवित्र पहाड़ों में से एक है। यहाँ 30 से ज्यादा प्राचीन इमारतें हैं, जिनमें मंदिर और शाही वास्तुकला के नमूने शामिल हैं। माउंट ताई पर लोग एक समारोह में शामिल हुए, जहां एक पवित्र झंडा फहराया गया। पूरे चीन से 20,000 से ज्यादा पर्यटक इस झंडा फहराने के समारोह को देखने के लिए वहां पहुंचे और सूरज उगने के शानदार नजारे का उन्होंने आनंद लेने के लिए वो चोटी पर जमा हुए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आइए चीन के बाद तस्वीरें आपको दिखाते हैं इटली से। इटली के ऐतिहासिक अल्पाइन शहर ब्रिक्सन की सड़कें ब्रिक्सन वाटर लाइट फेस्टिवल के लिए रोशनी से जगमगा उठी हैं। इस साल के फेस्टिवल की थीम शांति की कल्पना है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर खास जोर दिया गया। 13 देशों के कलाकारों द्वारा बनाए गए 24 शानदार लाइट आर्ट इंस्टॉलेशन के जरिए यह संदेश दिया गया।
अब यहाँ आने वाले लोग ब्रिक्सन को एक बिल्कुल ही नए अंदाज में देख पाएंगे। ब्रिक्सन वाटर लाइट फेस्टिवल 16 मई तक चलेगा, जो संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। वाकई में इसकी तस्वीरें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। और इसी के साथ ही नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।